Good morning students. Myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। इससे पहले वाले पीडीएफ में मैंने आप लोगों को सिलेबस साइकोलॉजी का भेजा था। आपके साइकोलॉजी में 3 पेपर्स चलेंगे इस बार, 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल। थ्योरी पेपर्स आपके 75 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा। थ्योरी पेपर जो है वो दोनों आपके एक जनरल साइकोलॉजी का है जिसका पूरा नाम बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, और उसके लिए आपको अरुण कुमार सिंह की सामान्य मनोविज्ञान या आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान करके बुक आती है, वो लेनी है। और इसी तरह दूसरा पेपर आपका समाज मनोविज्ञान का है और उसके लिए भी अरुण कुमार सिंह की ही सामाजिक मनोविज्ञान नाम से बुक आती है जो आपको परचेज़ करनी है। मैं जो अभी पेपर स्टार्ट करूँगी वो आपका फर्स्ट पेपर है जनरल साइकोलॉजी का। जनरल साइकोलॉजी में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपके साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो है वो एक फॉरेन ओरिजिन सब्जेक्ट है। मतलब इसका विकास और उद्भव जो है वो इंडिया में नहीं और इंडिया के बाहर हुआ है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइकोलॉजी स्टार्टिंग से फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के साथ मिला हुआ था और बहुत का समय के बाद ये फिलॉसफी से अलग हुआ है। तो बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो कई सब्जेक्ट्स के साथ अपनी मतलब जो कई सब्जेक्ट के जो साइकोलॉजिस्ट या हम जिन्हें कहते हैं फिलोसोफर्स पहले होते थे, दार्शनिक, उनके विचार आपको आरंभिक साइकोलॉजी में उनके विचार आपको अधिकांश मिलेंगे, यानी कि जो फिलोसोफर्स हैं उनके मिलेंगे। साइकोलॉजिस्ट बहुत बाद में आने लगे। इसकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है एबिंगहस की कि मनोविज्ञान का आरंभ बहुत पुराना है या मनोविज्ञान का भूत या पास्ट बहुत पुराना है, परंतु मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। ये एबिंगहस ने कहा था, द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी शॉर्ट बट द पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी लॉन्ग। दैट मीन्स साइकोलॉजी, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि क्या है तब आपको समझ आएगा कि साइकोलॉजी का आरंभ तब से है जब से कोई भी प्राणी मात्र है, लेकिन इसका इतिहास क्योंकि एज अ सब्जेक्ट ये बहुत लेट सामने आया है, बहुत लेट ये फिलॉसफी से अलग हुआ, तो एज अ सब्जेक्ट इसका जो डेवलपमेंट है वो कुछ ही सालों पुराना है, लगभग 200-250 साल पुराना ही है। तो हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है, और ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना या विचार विमर्श करना, या कई बार इसे विज्ञान भी बोल देते हैं। तो इसका जो पूरा अर्थ निकल कर आता है वो है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ये परिभाषा काफ़ी लंबे समय तक चलती रही जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, परंतु वर्तमान में इस परिभाषा का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है। कोई भी रिलेवेंट इसका औचित्यपूर्ण कोई भी इसका रीज़न नहीं है कि अब हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहें। अब ये बिल्कुल इस परिभाषा से दूर है। अब फिलहाल जो मनोविज्ञान है उसका आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत ही आरंभिक परिभाषा थी जिसमें माना गया था, जैसे मैंने आपको बताया, कि क्योंकि ये फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो दर्शन शास्त्र में हम आत्मा परमात्मा की ही बात करते हैं। और वहाँ भी आरंभ में जब मनोविज्ञान की, थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस तरह हुई। जब देखा जाता था कि लोग जो सामान्य व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ कई तरीके के असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने लगे, लोग पागलों की सी हरकत करते थे। तो आज भी हमारे गांवों में और आप देहाती इलाकों में देखेंगे तो माना जाता है कि कोई व्यक्ति यदि समाज के नियम मानकों के अनुसार नहीं व्यवहार कर रहा, अपनी उम्र आयु के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा, तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। तो वहीं से फॉरेन में भी यही चीज़ थी, जर्मनी वगैरह जो यूनानी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी यही था कि वो मानते थे
कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा तो वह उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव है। और यदि बहुत अच्छा धार्मिक कार्य कर रहा है तो हम मानते थे, यानी वो पुजारी प्रिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो कहते थे ये बहुत ही साधु व्यक्ति है, इस पे बड़ी ही अच्छी आत्मा का प्रभाव है। तो आत्मा का दर्शन शास्त्र के साथ बहुत अधिक जुड़ाव है। और क्योंकि मनोविज्ञान भी उसी से जुड़ा हुआ था तो आरंभ में ये माना जाता था कि व्यक्ति जो असामान्यपूर्ण व्यवहार करता है वो बुरी आत्मा के कारण करता है, और उसी कारण इसे आत्मा का विज्ञान या मनोविज्ञान एक नाम दिया गया, जो काफ़ी लंबे समय तक चला। परंतु वर्तमान समय में इस परिभाषा का कोई भी औचित्य नहीं है। ये परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक चलती रही और तब यही मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। परंतु धीरे धीरे ये फिलॉसफी से अलग हुआ, इसने अपनी अलग पहचान बनाई। और आरंभिक आप दार्शनिकों में देखें तो प्लेटो और अरस्तु जो थे उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया था। वैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनके नाम आप हर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके अलावा भी पब्लिक एड, पॉलिटिकल, कोई भी विषय आप उठा लें, सभी जगह आपको इन फिलोसोफर्स के नाम ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक ही होते थे और वे दार्शनिक हर विषय, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने विचार रखते थे। तो किसी भी विषय का जो आरंभ है वो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन्हीं दार्शनिक, हिपोक्रेट्स, इन्हीं दार्शनिक लोगों के विचारों से आरंभ हुआ है। और इसी के चलते मनोविज्ञान को भी, या मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी, ये माना जाता है। हालांकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके पिता विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में उन्होंने लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आरंभ की थी। और वही पहला मौका था जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक साइंटिफिक रूप दिया गया था, एक वैज्ञानिक रूप दिया गया था। क्योंकि जब लैब है तो यानी वैज्ञानिक अध्ययन लैब में किए जाएंगे, और वहीं से इसकी एक अलग शुरुआत हुई। तो विलियम वुंट आपके फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहलाते हैं, लेकिन अरिस्टोटल जो है या अरस्तु जो है वो फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो मनोविज्ञान, जैसे मैंने बताया, दर्शन शास्त्र से आरंभ हुआ। कई फिलोसोफर्स ने इसके बारे में कई कई तरीके की परिभाषाएं दी है। फिलोसोफर्स ने आरंभ में दी, धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट आने लगे। शुरू में साइकोलॉजी में सभी तरह के लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो फिलोसोफर यानी दर्शन शास्त्री हो, चाहे वो फिजियोलॉजिस्ट यानी कि शरीर क्रिया शास्त्री, मानव शास्त्री, ये सभी जुड़े हुए थे। इन सभी के विचार आपको मनोविज्ञान के आरंभ में मिलेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान जब एक विषय नहीं था तो कोई भी व्यक्ति जिसका इस तरफ इंटरेस्ट होता था वो अपने विचार इन पर रखते थे। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। ये थोड़ा सा मैंने आपको मनोविज्ञान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि किस तरह मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। तो आप बता सकते हैं कि मनोविज्ञान का आरंभ पहला तो असामान्यता से आरंभ हुआ है। और ये आत्मा, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था और दर्शन शास्त्र में आत्मा परमात्मा की बात होती है, तो वहीं से आत्मा को लेते हुए, बुरी आत्मा के प्रभाव को लेते हुए असामान्यता के आधार पे मनोविज्ञान का विकास हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये एक विषय के रूप में आने लगा। और मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि मनोविज्ञान में 4 तरीके की इसकी परिभाषाएं बदल बदल के चलती रही। स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया, 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान या आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में इसको, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा को अध्ययन करना या आत्मा को जानना वो किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। आत्मा क्या है, कैसी दिखती है, इसके ऊपर क्या हम कोई रिसर्च कर सकते हैं, क्या हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ संभव नहीं था। तो कोई भी नहीं जानता आत्मा कहाँ है, कैसे है। तो जिस
चीज़ पे, जिस कंसेप्ट पे आप पूरा विषय रखना चाह रहे हैं, उसके बारे में ही, आपके उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में ही आपको ज्ञात नहीं है, उस पे पूरा विषय कैसे रखा जा सकता है। इसको चलते हुए आत्मा की जो परिभाषा थी उसे काफ़ी पहले 16वीं शताब्दी में ही नकार दिया गया। उसके बाद आया मनोविज्ञान, चेतना का विज्ञान है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इससे पहले, सॉरी, चेतना के विज्ञान से पहले मनोविज्ञान को फिर मन का विज्ञान माना जाने लगा। आत्मा के बाद मनोविज्ञान को कहा गया ये मन का विज्ञान है। लेकिन फिर वही समस्या आने लगी कि हमारी बॉडी में ब्रेन होता है यानी दिमाग है, हार्ट है यानी कि दिल है, तो माइंड कहाँ है? मतलब आप ये देख सकते हैं बाकी सारे बॉडी ऑर्गन आपको फिजिकल रूप में दिखाई देते हैं, कॉन्क्रीट रूप में दिखाई देते हैं, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है। लेकिन मन जो है वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है। मन एक हाइपोथेटिकल यानी परिकल्पनात्मक संप्रत्यय है। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा दिल नहीं लग हम मन नहीं हो रहा कुछ काम करने का, तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसलिए फिर ये देखा गया कि जब मन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, जब मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर पूरे विषय को कैसे बना दें। तब भी ये परिभाषा कुछ समय तक 18वीं शताब्दी तक चली, फिर इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अर्थात मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसे भी हटा दिया गया। और फिर आया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जो मैंने अभी आपको बताया था, विलियम वुंड, जो कि मनोविज्ञान के मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं, और संरचनावाद जिनका स्कूल कहलाता है। मनोविज्ञान में आप कई तरीके के स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति ने मनोविज्ञान के संबंध में जो अपने विचार दिए वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे बेस्ड करके दिए। जैसे संरचनावादियों ने कहा कि मन की संरचना का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, और वो मन की संरचना पे बहुत सारा काम किया और सारे कंसेप्ट उन्होंने इसी को आधार मानते हुए दिए, तो ये संरचनावादी कहलाए। तो इस तरीके से और भी कई स्कूल हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के पूरे विषय को एक थीम के ऊपर बनाया। ऐसे कई स्कूल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो अभी जो मेरा बताने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान को बाद में चेतना का विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस का विज्ञान कहा गया, और माना गया कि जो कुछ भी चेतना है, चेतना क्या होती है? अवेयरनेस, जिसके बारे में हमें जानकारी है, जो चीज़ हमारी जानकारी में है वही हमारी चेतना है। तो कहा गया कि चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यानी हमारी जानकारी की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो वो मनोविज्ञान का विषय वस्तु कहलाएगी। लेकिन ये परिभाषा भी लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि एक डॉक्टर थे सिगमंड फ्रॉयड, जिनका आप बहुत पढ़ेंगे डिटेल में साइकोलॉजी में, और उन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था। वो जब आए, हालांकि वो थे तो डॉक्टर, लेकिन उनका मनोविज्ञान में बहुत बहुत महत्व है। मनोविज्ञान और फ्रॉयड एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जब भी मनोविज्ञान की बात चलेगी आप फ्रॉयड ज़रूर पढ़ेंगे, और जब भी फ्रॉयड की बात चलेगी, सिगमंड फ्रॉयड, तब आप उनके साथ मनोविज्ञान को ज़रूर देखेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ी जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा कि मन जो है उसकी उन्होंने 3 भाग बताए, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, यानी कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और उसमें कहा कि चेतन जो हिस्सा है वो सिर्फ 10% है कॉन्शियस, बाकी 90% जो है वो हमारा अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस आता है, और जिस पे हमारे जीवन का काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हमारा व्यवहार, हमारा मैक्सिमम जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस यानी अचेतन से प्रेरित होते हैं। तो जब इतनी बड़ी थ्योरी उन्होंने दी, और जो कि बाद में काफ़ी फेमस भी हुई, तो ये जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, वो अपने आप ही टूटने लगी, क्योंकि चेतना के साथ अचेतन को उन्होंने बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दे दी। और फिर उन्होंने व्यवहार की भी बात की। तो आगे चल के जो व्यवहारवादी आए, विलियम जेम्स वगैरह, उनके द्वारा धीरे धीरे ये कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और ये जो परिभाषा है ये मोर और लेस आज भी प्रचलित है, और आज भी मनोविज्ञान को हम
एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर मानते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर मानते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो किसी न किसी रूप में आज भी वर्तमान में भी चल रही है, वर्तमान में भी रिलेवेंट है, और इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने कई सारे लोगों की परिभाषाएं आपको दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में परिभाषाओं को रटना ही पड़ेगा, जिसने जो बोला है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपको किस तरीके से परिभाषाएं निकल कर आई वो बताया है, बाकी ये आप पढ़ेंगे। जैसे जे.एस. रॉस ने कहा था कि पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु ये परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि आत्मा क्या है। अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। फिर देखिए, जेम्स ने 1892 में मनोविज्ञान की परिभाषा दी। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा ये हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। जैसे मैंने बताया, ये तब की परिभाषा है जब चेतना को मनोविज्ञान का मेन आधार माना जाता था, और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में भी विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। विलियम जेम्स, वुंट, हैंस सेली, इन सभी ने माना। इसके बाद देखिए, जे.बी. वॉटसन, ये जब आए तो इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जो मैं आपको बता रही थी कि मनोविज्ञान को आज भी हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में मानते हैं। पिल्सबरी ने भी कहा, सबसे अधिक संतोषजनक रूप से मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। परंतु यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ये पिल्सबरी की परिभाषा है, लेकिन अब जो मनोविज्ञान की परिभाषा है उसमें मानव शब्द को काम में नहीं लेते, क्योंकि व्यवहार तो हर प्राणी मात्र का होता है। एक अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी है, उसको भी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, उसके पसंद का खाना एक तरफ और बिना पसंद का दूसरी तरफ रखोगे, तो वो पसंद के खाने की तरफ जाएगा। तो ये वो व्यवहार कर रहा है। तो एक कोशिकीय जीव जो है उसका भी व्यवहार होता है, अब ये तय हो चुका है। इसलिए मनोविज्ञान को सिर्फ व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, या प्राणी के व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, न कि मानव के। उसके आगे देखिए, मैकडूगल की जो परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है। विधायक यानी धनात्मक या पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो पॉजिटिव विज्ञान है। और इसके बाद गार्डन मर्फी की परिभाषा है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको हम वातावरण के प्रति तैयार करते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि वह व्यवहार जिसके द्वारा आप वातावरण के साथ एडजस्ट करते हैं, उसे हम मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो व्यवहार को भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से बताया गया है। वॉरेन के अनुसार जो परिभाषा है वो भी आप देखिए, विज्ञान ये वह विज्ञान है जो प्राणी और परिवेश में परस्पर अंतर संबंध से सरोकार रखता है। बोरिंग ने कहा है, मनोविज्ञान को मानव प्रकृति के अध्ययन के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मानव एक जीवित प्राणी है तथा वह निरंतर परिवर्तनशील बाहरी जगत के संपर्क में रहकर अपनी प्रतिक्रियाएं देता रहता है। यदि हम मानव की प्रकृति का ज्ञान हो जाए तो बोरिंग के अनुसार उसके बाह्य व्यवहारों को सहज रूप से समझा जा सकता है। अब आप देखिए, मैक्सिमम आपको जो बाद की परिभाषाएं मिलेगी, इसके अलावा भी और भी कई परिभाषाएं आपकी बुक्स में हैं, आप उन्हें देखिएगा। जो कंक्लूड रूप में निकल कर आ रहा है, जो कंक्लूज़न निकल आ रहा है मनोविज्ञान की परिभाषा का, वो मैंने यहाँ नीचे दिया है। देखिए, सभी परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। पहला चीज़ तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, ये आपको बता ही चुकी हूँ मैं। वैज्ञानिक अध्ययन का क्या मतलब है? आप साइंटिफिक स्टडी से क्या समझते हैं? कोई भी स्टडी जब वो सिस्टमेटिक फॉर्म में होती है तो उसे हम साइंस कहते हैं। इस आधार पे आपको सारे ही आजकल जो है जो प्योर साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के अलावा जो बाकी सारे विषय हैं उनको सोशल साइंसेज में रखा जाता है और साइंस कहा जाता है। आप देखिए, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब ही है सिस्टमेटिक स्टडी। विज्ञान कुछ और नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस भी एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत
क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। सिर्फ एक हिस्ट्री को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर जो आपके विषय हैं वो सोशल साइंसेज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और कैसा है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसमें कहा गया है इसके अंतर्गत प्राणी, मैंने प्राणी वर्ड यूज़ किया क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें प्रत्येक जीवित प्राणी का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है, उसके प्रेक्षित और अप्रेक्षित व्यवहारों का अथवा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। एक तो व्यवहार जो प्रेक्षित यानी जो ऑब्जर्व्ड है, जो दिखाई देता है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, हर वो चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है, जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो आपका प्रेक्षित व्यवहार कहलाता है, और उसका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। व्यक्ति क्यों अचानक बैठा बैठा चिल्लाने लगा, क्यों भूख लगाई, क्यों रोने लगा, क्यों हंसने लगा, क्यों चलने लगा, किसी के बुलाने पे क्यों पलट के देखने लगा, ये सभी व्यवहार हैं। और ये क्यों करते हैं, कैसे होते हैं, ये जब करते हैं तो क्या बॉडीली फंक्शन होते हैं, ये सब का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो पहला तो हो गया प्रेक्षित व्यवहार, लेकिन इसके साथ ही आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि व्यवहार सिर्फ और सिर्फ प्रेक्षित ही नहीं होता। यानी आप सिर्फ जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को व्यवहार नहीं मान सकते। कई बार ऐसा व्यवहार भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब आप कहेंगे कौन सा व्यवहार दिखाई नहीं देता? तो ऐसा बहुत सारा व्यवहार है। आपकी थिंकिंग, सोच जो दिखाई नहीं देती किसी और को, आपके इमोशंस, मोटिवेशंस, आपको अंदर से आपका मन उदास है, आप किसी से लड़ाई करके आए हैं, आप क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग घर पे है कि मम्मी ने मेरे को डांट दिया, पीट दिया, ये कर दिया। कई तरीके के आपके इमोशन, आप दुखी हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, रिजल्ट आ गया, आप बहुत अच्छे, बाहर जाते ही पार्टी करनी है, ये सारे जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपकी मेमोरी, आपका परसेप्शन, तो ये सभी चीज़ें ऐसी है जो सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई देती कि आपके दिमाग में, इसीलिए अप्रेक्षित व्यवहारों को एक और नाम दिया गया है मानसिक प्रक्रियाएं। आपका स्मृति, अधिगम, आपका प्रत्यक्षीकरण, आपका संवेदन, आपका जैसा मैंने बताया चिंतन, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने वाली चीज़ें हैं, आपके दिमाग में होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं हैं। इनको हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते, सिर्फ इनके प्रभाव को देख पाते हैं। तो इस तरीके से हम लेकिन मनोविज्ञान में इनका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान में न केवल प्रेक्षित व्यवहार बल्कि अप्रेक्षित व्यवहार, जिन्हें कि मानसिक प्रक्रियाएं कहा जाता है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मनोविज्ञान की परिभाषा या मनोविज्ञान का अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मनोविज्ञान प्राणी मात्र के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, और कैसे व्यवहार का? प्रेक्षित और अप्रेक्षित दोनों ही व्यवहार का। तो ये आपकी मनोविज्ञान की डेफिनेशन है। इससे संबंधित कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।